हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के सेशन में हम प्रीपोजिशन के टोटल 20 एमसीक्यूज को करेंगे और साथ ही साथ इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई ऐसा एग्जाम जहां पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बस आपको करना इतना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस जो है ना सेकेंड्स में बनने चाहिए, मतलब 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बनने चाहिए। कहा गया चिल्ड्रन आर फॉन्ड डैश प्लेइंग। अब देखेंगे कि फॉन्ड जो हमारा है यहाँ पे ये एक हमारा एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच को भी हम सीखते चलेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि आज के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीचिंग के हो या एसएससी के हो, अर्थात इन चीजों पर भी आपको गौर करनी है। ये अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है जो होता है ऑफ, अर्थात हम करेंगे फॉन्ट के साथ ऑफ का प्रयोग। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो आप क्या बताएंगे? इसको आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका है कि NESS लगा हुआ है और ये क्या बनाता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। नाउन हो गया, लेकिन यहां पे एक चीज और सोचना है और देखना है, समझना भी है। क्या? फॉन्डनेस अपने साथ फॉर लेता है ना कि ऑफ लेता है। ये कुछ हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि आपको समझने की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैकबेथ वॉज रिटन। अब देखेंगे यहाँ पे मैकबेथ जो है ना ये किसी वर्क का नाम है और ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और इन जनरल जब आप पेसिव वॉइस को फॉर्म करते हो तो पेसिव वॉइस में जब डूअर को दिखाया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट तब हम वहां पे क्या करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि हर वर्ग जो है ना अपने साथ प्रीपोजिशन एक जैसा नहीं लेता है, ठीक है ना। वो भी हम आगे के सेशंस में सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसाने वाले आते हैं। क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा? बाय, क्योंकि यहां पे एक्शन को किया जा रहा है और उस एक्शन का इफेक्ट किस पे आ रहा है? सब्जेक्ट पे। और एक्शन का इफेक्ट यदि सब्जेक्ट पे आवे तो पेसिव वॉइस, अगर एक्शन का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाए तो एक्टिव वॉइस। ये भी ध्यान देना है। इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं जहां पे आपसे पूछा जाता है एक गिवन सेंटेंस में कि इसका बताइए एक्टिव वॉइस का है या पेसिव वॉइस का है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है सी लिव्ड हियर डैश 1995 टू 2008। अब यहां देखेंगे सिंस का प्रयोग होगा या फ्रॉम का होगा। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, अगर ये पूरा का पूरा सेंटेंस अगर ऐसा होता सी लिव्ड हियर डैश 1995 तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि एक जगह से कोई चीज शुरू होकर के दूसरे सोर्स तक जा रही है, मतलब यहां पे सोर्स से लेकर के कहीं ना कहीं इसके बीच में एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है और ड्यूरेशन के संबंध में हम फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्थात यहां पे जो एप्रोप्रिएट आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम। सी लिव्ड हियर फ्रॉम 1995 टू 2008। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है ही एम्ड डैश गेटिंग ए गुड जॉब। अब देखेंगे यहां पे जब हम एम की बात करते हैं, निशाना साधने की बात करते हैं, जब हम अपने लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य जो होता है ना स्पेसिफिक होता है और कोई भी चीज जो सर्टेन है वही पिन पॉइंट है तो उसके संदर्भ में हम क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। आप बोलते हो आई एम लुकिंग एट दिस पिक्चर, मीन्स यू आर फोकस्ड, मतलब आप कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली किसी चीज को देख रहे हो। यहां पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ही एम्ड एट गेटिंग ए गुड जॉब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है इट इज काइंड डैश यू टू हेल्प द पुअर। अब यहां कहा गया है कि यहां पे किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो देखेंगे यहां पे जैसे हम बोलते हैं ना इट इज काइंड ऑफ यू, मतलब अब जब आप यह दर्शाते हो कि कोई व्यक्ति जो है ना, कोई उसका जो एक्ट है वो बहुत ही काइंडफुल है, मतलब दैट इज फील्ड ऑफ काइंडनेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है सी इज जेलस डैश यू। जेलस भी देखेंगे अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, अर्थात यहां पर जो आंसर आपका हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या? क्योंकि वो हिंदी में इस चीज को मीन करने की कोशिश करते हैं। कैसे? अगर मैंने बोला कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं तो में हमारे हिंदी में आ जाता है तो दिमाग में आ जाता है इन, बट यहां पे नहीं, आप किसी के घड़ी के अनुसार बात करते हैं ना, किसी के घड़ी के। अब जब आप टाइम पूछ रहे हो किसी से तो उसके घड़ी में जितना बज रहा होगा वही वो बताएगा।
इस संदर्भ में हम क्या करते हैं, बाय योर वॉच इसका प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपको खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनेशन के प्रेशर में आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलती कर देते हो। तो यहां पे हमें आवश्यकता होती है प्रैक्टिस की, जो कि हमें थोड़ा एज देता है और हमें दूसरों से बेहतर बनाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सी साउटेड डैश अपलॉज। अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा, विथ का या एट का। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को भी समझना है क्या। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा होता सी साउटेड, किसी व्यक्ति पर अगर साउट की होती, तब वहां पे हम एट का प्रयोग करते, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां अप्लॉज की बात की जा रही है, मतलब उसके चिल्लाहट में वो जो हल्ला कर रही थी उसमें क्या था, किसी वो दैट वाज फिल्ड विथ एप्लॉज, मतलब उसमें क्या था, प्रशंसा थी। अर्थात यहां हो जाएगा सी साउटेड विथ एप्लॉज, अर्थात आंसर जो हो जाएगा आपका विथ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है वी शुड बी कंटेंट डैश व्हाट वी हैव। यहां कहा गया कि हमें कंटेंट होने की आवश्यकता है। कंटेंट मतलब संतुष्ट, हमें संतुष्ट होना चाहिए किस चीज से, तो हमारे पास जो भी है उस चीज से, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, कंटेंट अपने साथ लेता है फिक्स प्रीपोजिशन विथ, अर्थात आंसर आपका हो जाएगा विथ, क्या हो जाएगा, वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सी इज डिस्क्वालिफाइड डैश दिस पोस्ट। अब आपको बताना है कि यहां पे फॉर का प्रयोग होगा या फ्रॉम का। तो हम देखेंगे डिस्क्वालीफाई करने का मतलब है यहां पे कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पोस्ट से रिमूव करने की बात की जा रही है, मतलब ही और सी इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड दिस पोस्ट, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर। और इस संदर्भ में हम इसका प्रयोग जब करते हैं तो इसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, अर्थात हो जाएगा हमारा सेंटेंस सी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस पोस्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड डैश द मैटर। अब देखिए इंक्वायर्ड के साथ हम क्या करेंगे, यहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, ठीक है ना। वैसे हम देखेंगे इंक्वायर के साथ हम ऑफ का भी प्रयोग करते हैं जब आगे, ठीक है ना, पर्सन की चर्चा हो, आगे हम जब पर्सन को रख रहे हो, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो, इन दैट केस, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, द पुलिस इंक्वायर्ड डैश द मैटर में इनटू द मैटर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है द ट्रूथ वॉज ब्रॉट डैश लाइट। ब्रॉट टू लाइट या इनटू, तो हम देखेंगे ब्रॉट टू लाइट, ठीक है ना। ब्रॉट टू, ब्रिंग टू होता है, ये हमारा एक फ्रेज होता है, ठीक है ना। ब्रॉट टू का मतलब होता है किसी भी चीज को लाना, ठीक है ना। इनटू का प्रयोग करते हैं हम कब, जब हम दिखाते हैं इंटरनल मोशन को, बाहर से अंदर की ओर। तो यहां पे प्रकाश में लाया जा रहा है समथिंग दैट वाज हिडन, दैट इज गोइंग टू बी रिवील्ड। इस सेंस में हम क्या करते हैं, ब्रॉट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ही रेफर्ड डैश दिस पोएम। ही रेफर्ड टू, ठीक है ना। ही रेफर्ड टू, रेफर्ड के साथ हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट हमारा है ही हैज कंपैशन डैश द पुअर। कंपैशन फॉर द पुअर। कंपैशन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, ही हैज कंपैशन फॉर द पुअर। नेक्स्ट हमारा है आई एम कॉन्फिडेंट डैश माई सक्सेस। अब यहां पे देखेंगे कि कॉन्फिडेंट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता को लेकर के आश्वस्त हूं, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है ऑफ, वो हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी मेट मी डैश चांस। तो हम देखेंगे यहां पे इजीली आप कह देंगे कि सर यहां बाय का प्रयोग होगा, चूंकि हम बाय चांस का प्रयोग करते हैं अनएक्सपेक्टेडली। कोई भी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, इस सेंस में हम बाय चांस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है सी वॉज टॉकिंग डैश हर मदर लास्ट नाइट। सी वॉज टॉकिंग टू, जब आप बात करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति तो टू डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम टॉक के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर यू टॉकिंग। अब यहां पे बताना है टू होगा या अबाउट होगा। जब हम आगे देखेंगे कि पर्सन है तब हम वहां टू का प्रयोग करेंगे। यदि आप जब ये जानना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किस संदर्भ में बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किस विषय पर बात कर रहा है, वहां पे हम अबाउट का प्रयोग करेंगे, अर्थात हो जाएगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ही कैन डू नथिंग डैश यू।
ही कैन डू नथिंग फॉर यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर यू, किसी के लिए आप काम करते हैं, फॉर समवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर यू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां कहा गया है सी इज ब्लाइंड डैश हर फॉल्ट्स। अब आपको बताना है कि इनका प्रयोग होगा या टू का प्रयोग होगा। तो देखेंगे कि ब्लाइंड के साथ हम टू का भी प्रयोग करते हैं, विथ का भी करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, इनका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हर एक का अर्थ बदल जाता है। कैसे? जब हम बात करते हैं ब्लाइंड इन का, तो ब्लाइंड इन का प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भी स्किल में कमजोर है, मतलब वहां पे उस चीज को लैक कर रहा है, ठीक है, या फिर जजमेंट करने में पर्टिकुलर टॉपिक जो है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें क्या है, वो एबल नहीं है, उस संदर्भ में हम ब्लाइंड के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लाइंड टू का, तो ब्लाइंड के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के अनअवेयर हो, खास करके किस स्थिति में, जब वो डेलिबरेटली उस चीज को, मतलब वो जानते हुए उस चीज को ठुकराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में यहां पे तो हम देखेंगे कि टू का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि विथ का भी प्रयोग करते हैं हम। हाँ, विथ का प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति अनेबल हो किसी चीज को देख पाने में, ठीक है ना। क्यों? कि कुछ इमोशनली वो कनेक्टेड है उस चीज से, या फिर उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो गुस्सा से क्या था, अंधा हो गया, तो यहां पे हम ब्लाइंड विथ का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? और वही ब्लाइंड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है किसी कारण से, जैसे कि सी बिकेम ब्लाइंड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। तो यहां पे हम दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी घटनावश ब्लाइंड हो रहा है, उस संदर्भ में हम ब्लाइंड के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है दूसरा आपका 2, दैट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए। और ये आपको भले छोटे इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे, बट these are very much repeated questions in your different types of examinations. I hope this will help you a lot. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till the time we meet next, happy learning and keep evolving. Thank you so much.